नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रूट पर। मैं हूं दिनेश साहू और हमारी इंडियन ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है कोस्टल प्लेन या फिर तटीय मैदानों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए अभी तक हमने इंडियन ज्योग्राफी की जो हमारी ये सीरीज चल रही है इसके अंतर्गत हमने भारत का सामान्य परिचय डिस्कस कर लिया है। भारत का भौगोलिक विभाजन या फिर फिजिकल डिवीजन हम पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हमने यहाँ उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाएं, जिसमें हमने कंप्लीट हिमालय को डिस्कस किया। ठीक है, हिमालय को डिस्कस किया, ये हमारा पहला फिजिकल पार्ट था। सेकंड, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इसको हम गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु का मैदान बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड हमारा फिजिकल डिवीजन था, इसको हम बोलते हैं द ग्रेट नदर्न प्लेन। ठीक है, तीसरा महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश यहाँ पर आप देख रहे हैं पीपी पेनिनसुलर प्लेटू या फिर प्रायद्वीपीय पठार, ये हमारा थर्ड फिजिकल पार्ट था। और चौथा यहाँ पर आप देखेंगे दोनों साइड पर ये, ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के किनारों पर या फिर प्रायद्वीपीय पठार के दोनों साइड किनारों पर आपको यहाँ पर एक संकीर्ण मैदान दिखेगा। यहाँ पर मैदान थोड़ा चौड़ा है, यहाँ पर आपको संकीर्ण मैदान देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको ही हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन या फिर तटीय मैदान। इसको ही हम क्या बोलते हैं? तटीय मैदान या फिर कोस्टल प्लेन, इसको हम बोलते हैं। आपको याद रखना है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो इसको ही आज हम पढ़ने वाले हैं। इसको हम बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, इसको हम बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, और इसको हम बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे रूट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं, डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको जीएस का फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा। इंडिविजुअल आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो ये फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। करना क्या है, आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वहां से आप कोई भी कोर्स देख सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं। मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, तो आपको यहाँ पर मेरे ज्योग्राफी के भी लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप मेरे ज्योग्राफी के कोर्स भी अवेल कर सकते हैं और मुझसे वहाँ पर लाइव ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक बार आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके विजिट जरूर कर लीजिए। चलिए, टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसको हम पढ़ लिया है। यहाँ पर हमने देखा था पश्चिमी घाट पर्वत है, यहाँ पर आपको वेस्टर्न घाट देखने को मिलेगा और यहाँ पर इस हिस्से में आपको ईस्टर्न घाट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर अपेक्षाकृत यदि आप ये वाला हिस्सा देखेंगे, ठीक है, यदि आप ये वाला हिस्सा देखेंगे इस साइड का पश्चिम वाला, तो ये आपको कम चौड़ा दिख रहा होगा और यहाँ पर इसकी चौड़ाई आपको ज्यादा दिखाई दे रही होगी। ठीक है, जो आपको पश्चिम में दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। क्या बोलते हैं इसको हम? पश्चिमी तटीय मैदान या फिर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। क्या बोलते हैं इसको हम? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, और यहां पर जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान। क्या बोलते हैं? पूर्वी तटीय मैदान। अब देखिए, हेड राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है ना, हमें जल्दबाजी में मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि हम यहाँ पर सजा सजा करके लिखें और जो हमारा 30 मिनट का लेक्चर है वो 1 घंटे ले जाए, इससे आपका ही टाइम खराब होगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ साथ ही साथ बोलते भी जा रहा हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, ताकि कम से कम टाइम यहाँ पर कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, अब यदि आप देखेंगे ना तो ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये आपको कम चौड़ा देखने को मिलेगा। ये कम चौड़ा देखने को मिलेगा। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके अलावा जो आपको पूर्वी तटीय मैदान देखने को मिल रहा है ये आपको अधिक चौड़ा देखने को मिलेगा। तो इसके पीछे क्या रीजन है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी एवरेज चौड़ाई आप देखेंगे तो 10 से लेकर के 80 किलोमीटर है ना, 10 से 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अब ये 10 से 80 क्यों है, इतना अंतर क्यों है? तो ये गुजरात यहाँ काठियावाड़ से लेकर के ये पूरा कन्याकुमारी तक जाता है और यहाँ पर ये आप देखेंगे तो यहाँ उड़ीसा से लेकर के पूरा महानदी के मुहाने से लेकर के पूरा यहाँ तक आता है। ठीक है, तो कहीं पर इसकी चौड़ाई ज्यादा है, कहीं पर इसकी चौड़ाई कम है। इस कारण से इसकी एवरेज जो चौड़ाई है वो हमने इस प्रकार से लिखी है। तो यहाँ पर पश्चिमी तटीय मैदान में इसकी चौड़ाई 10 से 80 किलोमीटर है और यदि आप पूर्व की ओर आएंगे तो इसकी चौड़ाई एवरेज 120 किलोमीटर मिलेगी। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 100 से लेकर के 350 किलोमीटर
पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है। अब सबसे पहले बात ये समझिए कि पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़ा क्यों है और पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा क्यों है। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, उसका ढाल, उसका स्लोप कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारा ये पूरा क्षेत्र है प्रायद्वीपीय पठार वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया, ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम बोलेंगे प्रायद्वीपीय पठार, है ना। तो स्लोप कुछ किस प्रकार है, पूर्व की ओर है ना। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि ज्यादातर जो बड़ी नदियां हैं, जैसे कि गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, महानदी हो गई, ये जितनी भी बड़ी नदियां हैं आपको प्रायद्वीपीय पठार की पूर्व की ओर ही जाते हुए दिखाई देती है। उसका रीजन है कि प्रायद्वीपीय पठार का जो स्लोप है वो पूर्व की ओर है। ठीक है, और जब नदियां यहाँ पर आती हैं तो बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, बड़े क्षेत्र में डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, और इन नदियों के द्वारा ही ये मैदानों का निर्माण किया गया है। अब चूंकि पूर्व की ओर आने वाली नदी बड़ी हैं, ज्यादा दूरी तय करती हैं, तो अपने साथ अवसादों का कटाव भी ज्यादा करती हैं। जब अवसादों का कटाव ज्यादा करेंगी तो अपने मुहाने पर वो ज्यादा अवसादों को डिपॉजिट भी करेंगे, और चूंकि डेल्टा बना रही हैं। ठीक है, तो इस कारण से ये वाला जो रीजन है पूर्वी तटीय मैदान वाला, ये आपको ज्यादा चौड़ा देखने को मिलता है। पश्चिमी तटीय मैदान की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, पश्चिमी घाट से नदियां निकलेंगी इस प्रकार से, है ना। पश्चिमी घाट पर्वत से नदियां निकलती हैं या फिर आसपास से ही निकलती हैं, और थोड़ी सी दूरी तय कर कर ही डायरेक्ट ये कहाँ पर गिर जाती हैं, अरब सागर में गिर जाती हैं। ठीक है, इस कारण से आप देखेंगे कि जो यहाँ पर नदियां गिरती हैं ये किसका निर्माण करती हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और ये किस, यहाँ पर जो नदियां गिरती हैं ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब एस्चुरी क्यों बनाती हैं, तो जैसे देखिए, ये मान लीजिए ये हमारी तट रेखा है। ठीक है, और यहाँ पर ये पश्चिमी घाट पर्वत है। ठीक है, यहां से कोई नदी निकली स्लोप से काफी तीव्र गति से, और थोड़ी दूरी तय करके डायरेक्ट ये अरब सागर में जाकर के गिर गई। ठीक है, अब जब ये यहां से निकली और थोड़ी ही दूरी तय करी, तो इसका क्या था, वेग भी ज्यादा था। ठीक है, वेग भी ज्यादा था। जब ये इतनी कम दूरी करेगी तो अपने साथ अवसाद भी कम लाएगी। ठीक है, और चूंकि इसका वेग काफी ज्यादा है, बहुत कम दूरी की है, पश्चिमी घाट से निकली है, तो डायरेक्ट तीव्रता के साथ जाकर के डायरेक्ट समुद्र में मिलती है और अवसादों को भी समुद्र में ही डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, इस कारण से ये जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, जैसे कि आप देखेंगे मांडवी हो गई, जुआरी हो गई, गोवा में ये बहती हैं, भरत पूजा हो गई, पेरियार हो गई, ये जो नदियां केरल की हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर भी नदियां आती हैं, ये सभी क्या बनाती हैं, नर्मदा ताप्ती, ये सभी एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। अर्थात मेरा बताने का मतलब यह है कि ये सभी नदियां छोटी हैं, अपने साथ अवसाद कम लाती हैं, और थोड़ी दूरी तय करके ही डायरेक्ट समुद्र में विलीन हो जाती हैं। इस कारण से यहाँ पर आपको कम चौड़े मैदान देखने को मिलते हैं। अब जो ये पूरी चीजें मैंने आपको समझाई हैं, इससे मल्टीपल क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। जैसे कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं, क्यों, क्योंकि लंबी दूरी तय कर रही हैं, जाते जाते इनका जो स्लोप है ना, समुद्र तल से दूरी है, समुद्र तल से ऊंचाई है, काफी कम हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही ये समुद्र तल के पास जाती हैं, तो इस प्रकार से छोटी छोटी धाराओं के रूप में ये समुद्र में मिलती हैं, और इस प्रकार से जो संरचना बनती है उसको हम यहाँ पर डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, ज्यादातर बड़ी नदियां पूर्व की ओर इसलिए प्रवाहित होती हैं क्योंकि स्लोप पूर्व की ओर है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां एस्चुरी बनाती हैं, वो उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से मल्टीपल टाइम्स कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं, तो ध्यान से ये सारी चीजें याद रखिएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग जो यहाँ से आप देखेंगे, गुजरात से शुरू होकर के कन्याकुमारी तक ये पश्चिमी तटीय मैदान है। तो यहाँ की जो अलग अलग तट हैं इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि गुजरात का ये तट है, यहाँ पर दमन है। ठीक है, यहाँ पर दमन है, यहाँ आपको गोवा देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ आपको मंगलोर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्लेस आपको मार्क करनी है, और यहाँ पर आपको कन्याकुमारी, कन्याकुमारी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनके महत्वपूर्ण तट को अलग अलग नाम से जाना जाता है, इनको भी हम एक बार जरा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर गुजरात का जो ये तट है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट, या फिर इसको हम गुजरात तट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कहाँ से, ये वाला रीजन जो है पूरा दमन तक, इसको हम बोलते हैं, मतलब जो गुजरात में है उसको हम गुजरात तट बोलते हैं, दमन तक का ये क्षेत्र है, आपको याद रखना है। ठीक है, फिर दमन से गोवा तक, है ना, इसको हम बोलते हैं कोंकण तट, इसको हम बोलते हैं कोंकण, सॉरी, इसको हम बोलते हैं कोंकण तट। याद रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं, है ना। इसको हम बोलते हैं
कोंकण तट, ठीक है। कहाँ से? दमन से गोवा तक, मतलब ये पूरा महाराष्ट्र वाला, मुख्यतः महाराष्ट्र और गोवा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिए दोनों राज्य। फिर यहाँ पर आप देखेंगे गोवा से मैंगलोर तक, तो ये मुख्यतः कर्नाटक का क्षेत्र हो गया, है ना। तो इसको हम बोलते हैं कन्नड़ तट या फिर केंद्रा तट इसको हम बोलते हैं। ये कौन सा क्षेत्र है? तो ये कर्नाटक वाला रीजन है, आपको याद रखना है। फिर मंगलोर से नीचे आप देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं मालाबार तट, है ना, कन्याकुमारी तक। मंगलोर से कन्याकुमारी तक इसको हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट या फिर मालाबार तट। ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो केरल में देखने को मिलेगा। तो ये हो गए पश्चिम तट के सारे महत्वपूर्ण तट, जो कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। गुजरात में इसको काठियावाड़ या गुजरात तट बोलते हैं। मुख्यतः महाराष्ट्र और गोवा में इसको कोंकण तट बोलते हैं। दमन से गोवा तक आपको याद रखना है। गोवा से मैंगलोर तक केंद्रा या फिर कन्नड़ तट बोलते हैं, कर्नाटक वाला रीजन आ जाता है। और केरल वाला या फिर आप बोल लीजिए मैंगलोर से कन्याकुमारी तक, इसको मालाबार कोस्ट बोलते हैं। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए, मल्टीपल टाइम्स यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। ये कौन सी बात हो रही है? पश्चिमी तटों की, है ना। अब यहाँ पर कुछ चीजें और समझने वाली हैं, ठीक है। अब ये जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर एक राज्य है केरल, है ना। तो केरल राज्य जो है बच्चों, केरल राज्य में कुछ झीलें पाई जाती हैं, कुछ महत्वपूर्ण लेगून पाए जाते हैं, ठीक है, लेगून। अभी लेगून कौन कौन से हैं? तो एक तो आपको बेम्बनाद लेक देखने को मिलेगी। कौन कौन सी? एक तो आपको बेम्बनाद, यहां पर मैं लिख रहा हूं बेम्बनाद झील, ठीक है। और एक आपको देखने को मिलेगी अष्टमुदी, अष्टमुदी झील। ये दो महत्वपूर्ण झीलें हैं जो कि लेगून झील का उदाहरण है। कहां पर देखने को मिलेंगी? इस मालाबार कोस्ट में, केरल रीजन में देखने को मिलती है। अब ये लेगून होते क्या है, इसको जरा समझिए। जैसे मान लीजिए ये केरल वाला क्षेत्र में बना रहा हूं, कुछ इस प्रकार से आपको दो झीलें देखने को इस प्रकार से मिलती है। ये केरल वाला रीजन हो गया, ठीक है, ये केरल हो गया मान लीजिए। यहाँ पर ये अरब सागर वाला रीजन हो गया, ये अरब सागर है यहाँ पर, ठीक है। ये अरब सागर हो गया, अरेबियन सी हो गया, और ये लैंड वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो ये वाली जो लेक है इसको हम बोलेंगे बेम्बनाद, ठीक है। और ये वाली जो हो गई ये हो गई अष्टमुदी, ठीक है। तो इस प्रकार की ये झीलें हैं। अब ये लेगून होता क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात समझिए कि तटीय क्षेत्रों में, ठीक है, ये हमारी तटरेखा है। तो यहाँ पर यदि समुद्र से लगी हुई कोई झील होगी यहाँ पर, तो उसको हम बोलेंगे लैगून। अब ये लैगून होता क्या है? तो ये मान लीजिए कोई लैगून झील है ना। तो इस लैगून झील में क्या है? इस समय इस सागर इस साइड मान लीजिए समुद्र है, और यहाँ से कुछ नदियां आकर के मिल रही हैं। तो लैगून जो झीलें होती हैं, इसमें मीठे पानी की कुछ नदियां भी आकर के मिलती हैं, अपना जल विसर्जित करती हैं, और समुद्र का पानी भी इसमें अंदर आता है स्थलीय भागों में, ठीक है। जैसे देखिए ये स्थलीय क्षेत्र में अंदर धसी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ से समुद्र का पानी भी एंटर करेगा, ठीक है। और यहाँ से कुछ नदियां आकर के भी इसमें अपना जल गिराएंगी। तो मीठे पानी और खारे पानी का एक संयोग से तटीय क्षेत्रों में जो झीलें बनती हैं उसको हम बोलते हैं लैगून लेक। और इन्हीं लैगून लेकों को कहाँ पर? केरल में बोला जाता है कयाल। इन लैगून को खास तौर पर केरल में क्या बोलते हैं? कयाल बोलते हैं। एग्जाम में मल्टीपल क्वेश्चन आया है कि केरल के लैगून को क्या बोला जाता है, तो कयाल बोला जाता है, ठीक है। तो ये दो झील याद रख लेना, कौन कौन सी? बेम्बनाद और अष्टमुदी, ठीक है। इस बेम्बनाद लेक के बीच में एक द्वीप भी है बीच में, जिसको हम बोलते हैं वेलिंगटन द्वीप, है ना। बेम्बनाद झील के बीच में आपको एक वेलिंगटन द्वीप भी देखने को मिलेगा। तो ये बात भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो इतनी चीजें बहुत हैं पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में आपको याद रखना है। आगे चलते हैं पूर्वी तटीय मैदान, है ना। यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, मतलब ये वाला। अब यहाँ पर आप यहाँ देखेंगे महानदी से लेकर के कन्याकुमारी तक ये आपको देखने को मिलेगा। तो खासतौर पर जो आपको तमिलनाडु वाला रीजन देखने को मिलेगा, इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। आंध्र प्रदेश में जो तट है इसको हम आंध्रा तट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंध्रा तट, या फिर इसको हम उत्तरी सरकार के नाम से भी जानते हैं। ऊपर आप उड़ीसा में देखेंगे तो इसको हम उड़ीसा तट बोलते हैं, है ना, या फिर उत्कल तट के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखना। कई बार इसको आंध्र तट और उत्कल तट को संयुक्त रूप से भी उत्तरी सरकार बोल दिया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? जो खासतौर पर तमिलनाडु में है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। आंध्रा में जो है, आंध्र प्रदेश में आंध्र तट बोल देते हैं। उड़ीसा में जो है उसको उत्कल तट बोलते हैं। उनको संयुक्त रूप से उत्तरी सरकार भी बोल दिया जाता है, ठीक है। ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये फिर भी दिमाग में रखना। अब यहाँ पर अपेक्षाकृत आपको ज्यादा चौड़ाई देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण कर रही हैं, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र धान की खेती के लिए, चावल की खेती के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक नदी आती है, फिर एक नदी आती है, एक है गोदावरी,
ठीक है, और एक है यहाँ पर कृष्णा। तो इन नदियों का जो डेल्टाई क्षेत्र है, ये धान की खेती के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। धान की खेती के लिए काफी ज्यादा विख्यात है, आपको याद रखना है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक कावेरी नदी का डेल्टा है, ये भी धान की खेती के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है, ठीक है, याद रखना है। और जो सबसे ज्यादा चौड़ाई आपको देखने को मिलेगी पूर्वी तटीय मैदान की, वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो इसी कोरोमंडल कोस्ट में या फिर तमिलनाडु में ही देखने को मिलेगी, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर भी कुछ लैगून झीलें पाई जाती हैं, ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे, एक मिनट, जैसे आप देखेंगे कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर में आपको एक लेक देखने को मिलती है, इसको हम बोलते हैं पुलिकट लेक। पुलिकट लेक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक है बच्चों, पुलिकट लेक, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पर आपको ये झील देखने को यहाँ पर मिलती है, ठीक है। इसकी विशेषता ये है कि इसके मतलब इस झील के बीच में एक द्वीप स्थित है। क्या बोल रहा हूँ, इस, एक मिनट, इस झील के बीच में एक द्वीप स्थित है, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं श्री हरिकोटा। श्री हरिकोटा, बात समझ में आ रही है। ये जो पुलिकट लेक है, इसके बीच में एक श्री हरिकोटा नाम का आइलैंड है, और यहाँ पर भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, जिसको हम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सतीश धवन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, अंतरिक्ष केंद्र इसी श्री हरिकोटा आइलैंड में स्थित है। मतलब जो भी सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं, अभी हमने मंगल मिशन लॉन्च किया था, आदित्य L1, चंद्रयान 3 लॉन्च किया, और जो भी हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं इसी श्री हरिकोटा द्वीप से लॉन्च करते हैं, आपको याद रखना, जो कि पुलिकट झील के बीच में है। और पुलिकट झील भी कैसी झील है, तो ये भी एक लैगून है ना, क्या है, ये भी एक लैगून का एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी चिल्का लेक। उड़ीसा में आपको एक चिल्का लेक देखने को मिलेगी, ये भारत का सबसे बड़ा लैगून है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी बड़ी लैगून झील है, उड़ीसा के अंतर्गत आती है। महानदी यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है एक प्रकार से, या फिर यहाँ पर ही आकर गिरती है। तो याद रखना, चिल्का लेक उड़ीसा में देखने को मिलेगी। तो ये मुख्यतः दो लेक यहाँ पर याद रखना, पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिए, अब यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि ज्यादा अच्छे जो पोर्ट या फिर बंदरगाह है, यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि यहाँ देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस आप यदि यूज करेंगे, जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई हैं, तो आप बता पाएंगे। ज्यादा अच्छे पोर्ट आपको पश्चिमी तटीय मैदान में देखने को मिलेंगे, मतलब इस साइड आपको ज्यादा अच्छे पोर्ट देखने को मिलेंगे प्राकृतिक रूप से, जबकि यहाँ पर आपको उतने अच्छे प्राकृतिक रूप से बंदरगाह नहीं देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो तट रेखा है, तट के पास वाला समुद्र है, उसकी गहराई ज्यादा है, ठीक है। गहराई क्या है, गहराई ज्यादा है। तो जब गहराई ज्यादा होगी तो क्या होगा, गहराई ज्यादा होगी तो बड़े बड़े जो शिप हैं, है ना, वो कोस्ट में आसानी से आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ की नदियां एस्चुरी बना रही हैं। जबकि यहाँ की नदी डेल्टा बना रही है, तो यहाँ के किनारों में, यहाँ पे तटीय क्षेत्रों में आपको अवसाद ज्यादा देखने को मिलेंगे, जिसके कारण प्राकृतिक रूप से अच्छे बंदरगाह यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर कृत्रिम रूप से मेहनत करके पोर्ट डेवलप करने पड़ेंगे, ठीक है। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, पश्चिमी तटीय मैदान में अच्छे बंदरगाह मिलेंगे प्राकृतिक रूप से, जबकि पूर्वी तटीय मैदान में उतने अच्छे बंदरगाह नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ की नदियां एस्चुरी बना रही हैं और यहाँ की नदियां डेल्टा बना रही है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप यदि देखेंगे तो ये स्वर्ण रेखा नदी है, महानदी नहीं थी, स्वर्ण नदी के डेल्टा से लेकर के ये कन्याकुमारी तक देखने को मिलता है, आपको याद रखना, ठीक है। तो ये तटीय मैदान या फिर जो कोस्टल प्लेन है, इसमें इतनी चीजें काफी हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। इसके अलावा फैक्चुअल क्वेश्चन में जो मैंने कोस्ट के नाम बताए हैं, वो आपको यहाँ पर याद रखना है, आपका काम आसानी से यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं। पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, मन्नार की खाड़ी निम्न में से किसके तट पर स्थित है। अब मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है, तो आपको मैपिंग आनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ वाला जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, और यहाँ पर कौन सा राज्य है, तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु या फिर कोरोमंडल के पास आपको क्या देखने को मिलेगा, मन्नार की खाड़ी देखने को मिलेगी, आपको याद रखना। एनडीए में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है, पश्चिमी तटीय मैदान में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदियां एस्चुरी बनाती हैं, है ना, मतलब इस ओर ये यहाँ पर जो नदियां गिर रही हैं,
ये क्या बनाती हैं? तो एस्चुरी बनाती हैं। और कौन-कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो भरतपुजा केरल में बहती है, पेरियार केरियल केरल में बहती है, ज्वारी ये आपको गोवा के पास देखने को मिलेगी। तो तीनों ही नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं, अरब सागर में गिरती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगला है मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? मालाबार तट है ना, तो मैंने आपको बताया था मंगलोर कर्नाटक में है, वहां से केरल केरल तक जो कोस्ट है उसको हम मालाबार कोस्ट बोलते हैं, अक्सर न्यूज में रहता है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मालाबार कोस्ट कहाँ से कहाँ तक है? मंगलोर से कन्याकुमारी तक, मुख्यतः आपको केरल राज्य में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको एक पोर्ट भी देखने को मिलेगा जो कि कोच्चि पोर्ट है ना, और कोच्चि को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बताइए, मालाबार एक एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज, वो किन किन देशों के मध्य होती है? इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अगला है मालाबार तट पर कौन कौन सी लैगून झीलें पाई जाती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो बेम्बनाद और अष्टमुदी दोनों ही झीलें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? मालाबार तट में या फिर केरल में देखने को मिलेंगी। तो इसका जो आंसर है बच्चों क्या हो जाएगा? डी। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। पुलिकट आपको कहां देखने को मिलेंगी? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर आपको ये देखने को मिलती है, ईस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलती है। अगला है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस झील के किनारे स्थित है? तो अभी मैंने आपको बताया पुलिकट झील के मध्य में एक आइलैंड है जिसको हम बोलते हैं श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा। और इसी श्रीहरिकोटा आइलैंड में भारत का एकमात्र अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र जिसको हम बोलते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये स्थित है। नेक्स्ट है पूर्वी तटीय मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई कहां पर है? तो तमिलनाडु राज्य में आपको सर्वाधिक चौड़ाई देखने को मिलेगी पूर्वी तटीय मैदान की। ये पॉइंट भी मैंने आपको डिस्कस कराया था। ठीक है, चलिए अगला है पूर्वी तटीय मैदान पर स्थित लैगून झीलों को निम्न में से कौन सी झील स्थित नहीं है? जब भी क्वेश्चन में नहीं हो मार्क करना है। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान मतलब ये, यहां पर कौन सी झील नहीं है? ठीक है, तो पुलिकट तो है, चिल्का भी है, बेम्बनाद नहीं है। बेम्बनाद आपको पश्चिमी तटीय मैदान में केरल या फिर मालाबार कोस्ट में देखने को मिलेगी। ठीक है, यदि देखिए अच्छे से आप नोट्स बना रहे हैं, प्रॉपर मेरी क्लास को सुन रहे हैं, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और इजिली आप यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कोंकण तट कहां से कहां तक है? कोंकण, केनरा, मालाबार। तो महाराष्ट्र वाले रीजन में या फिर बोल लीजिए दमन से लेकर के गोवा तक का जो कोस्ट है उसको हम बोलते हैं कोंकण। ठीक है, तो दमन से गोवा तक या फिर मुख्यतः महाराष्ट्र और गोवा में जो कोस्ट है उसको हम कोंकण बोलते हैं। केनरा किसको बोलते हैं? जो मुख्यतः कर्नाटक में है, गोवा से लेकर के मंगलोर तक। मालाबार किसको बोलते हैं? मंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक। काठियावाड़ किसको बोलते हैं? गुजरात को, गुजरात वाले कोस्ट को। कोरोमंडल किसको बोलते हैं? तमिलनाडु वाले को। ठीक है, उत्कल उड़ीसा वाले को, आंध्रा आंध्रा वाले को। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हमने 8 क्वेश्चन भी बच्चों यहाँ पर डिस्कस कर लिए। छोटा सा टॉपिक था, कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं है। प्रीवियस जो हमने लेक्चर पढ़े हुए हैं उससे ही लिंक्ड ये टॉपिक था। तो आपसे एक आग्रह करूंगा कि कोई भी आप यदि लेक्चर पढ़ें तो सारे सीरीज से देखें, तो एक लेक्चर दूसरे लेक्चर को समझने में हेल्प करता है। ठीक है, डायरेक्ट आप ऐसा नहीं कि आप कोई डायरेक्ट रैंडम टॉपिक उठा लेंगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है। समझ में तो चीजें आपको आएंगी लेकिन 100% चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो प्रॉपर आप सीरीज को फॉलो कीजिए और सारे लेक्चर देखिए। ठीक है, तो लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।